में जाएंगे। मैंने टर्म यूज़ किया एक्सटेंडेड नेबरहुड, यानी वो हिस्सा जो जनरली आप कंसिडर नहीं करते थे कि आपका पड़ोस है, पर पड़ोस है। यानी कहते हैं ना कि आप जहाँ रह रहे हैं घर के जस्ट पड़ोसी दे आर नेबर्स, बट कॉलोनी में और भी तो घर होंगे ना, 4-5 घर छोड़ के मोहल्ले में, वो भी तो आपका नेबरहुड ही है। वो एक्सटेंडेड है, उनसे संबंध थोड़े से कम होंगे, पर हो सकता है कि आपके कुछ से ज़्यादा अच्छे संबंध हो, जो थोड़े दूर ही क्यों ना हो आपके घर से। तो बिल्कुल वही केस इंडिया में है, इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड। जब आप एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात करोगे, एक रीजन ये आता है साउथ ईस्ट एशिया और एक आता है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ऊपर है सेंट्रल एशिया। और अगर आप समुद्री इलाका देखो तो ये इंडियन ओशन वाला रीजन। ये 4 इलाके हैं जो रेलेवेंट हैं। रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि इन इलाकों में बहुत कुछ घट रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको क्लियर करूँ कि कहानी क्या है, क्यों हम इन रीजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि कहाँ इंडिया स्थित है, आप बोलोगे इंडिया है कहाँ पर? साउथ एशिया में, ठीक। ऊपर सेंट्रल एशिया है, बीच में क्या पड़ता है? पाकिस्तान। यहाँ पाकिस्तान है, मैं थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पाकिस्तान है। पाकिस्तान आपको यहाँ से यहाँ तक असल में घिरे हुए हैं, तो आप ऊपर नहीं जा सकते, सेंट्रल एशिया में नहीं घुस सकते, रूट बंद है। अब अफगानिस्तान भी लैंड के रूट के थ्रू नहीं जा सकते। सेंट्रल एशिया का जो रीजन है वो अभी असल में वहाँ पहुंचने के लिए आपके पास सी का एक्सेस नहीं है। वो रीजन पूरा लैंडलॉक्ड है, सेंट्रल एशियन रीजन। तो वहाँ जाने के 2 रास्ते होते हैं, या तो आप रशिया से जाओ, चाइना से जाओ, या पीछे ईरान के थ्रू जाओ। जब हम सेंट्रल एशिया पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे डिटेल में। एक रीजन जो ऊपर वाला इंडिया के ऊपर है, कहते हैं सेंट्रल एशिया। नीचे वाला रीजन आपका इंडियन ओशन का जो पड़ता है, इसी में आपके इधर है साउथ ईस्ट एशिया, और इधर आपका वेस्ट एशिया, ईरान के साइड वाला रीजन। मतलब आपका पूरा अफ्रीका से लेकर ईरान तक का जो रीजन है वो आपका काउंट होता है वेस्ट एशिया में, और इधर आपका हो गया साउथ ईस्ट एशिया। अब मैं आपसे जनरली पूछूं तो इन सभी रीजन में कहाँ आपको लगता है इकोनॉमीज अच्छी ग्रो कर रही होंगी? अगर मैं आपको देशों के नाम बताऊं, सेंट्रल एशिया में आप जाओ ऊपर, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये रीजन है। अगर आप वेस्ट की तरफ जाओ, ईरान, सऊदी अरब, कतर, ओमान, सीरिया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। कुछ अमीर देश भी हैं, पर वहाँ मुद्दे थोड़े ज़्यादा गर्म है। बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हैं वहाँ। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में उल्टा हो तो म्यांमार हमने कवर किया। म्यांमार की बात करिए, जो आपको दिखता है वो साउथ ईस्ट एशिया में है। यानी आप साउथ ईस्ट एशिया में जाओ, आपको थाईलैंड से स्टार्ट करो, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, ये रीजन आपका साउथ ईस्ट एशिया में है। और ये जो रीजन की इकोनॉमीज हैं, इन्होंने बड़ी तेजी से विकास किया पिछले कुछ सालों में। और इस रीजन में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, उसी के पीरियड के आसपास ये लोग भी आजाद हुए। अभी हम ये रीजन पढ़ेंगे, बाकी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, पर ये रीजन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेयर करने के लिए। आपको बेसिक बता रहा था मैं कि बाकी इलाकों में देखो, जो वेस्ट एशिया है वहाँ पर इंस्टेबिलिटी है, विवाद है। हालांकि वहाँ पर आपको ऑयल मिलता है, आपकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। इंडिया को वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, क्यों? क्योंकि जो इंडिया की एनर्जी नीड्स हैं वो वहाँ से पूरी होती है, और वहाँ इंडिया बहुत सारा कमोडिटी एक्सपोर्ट करता है। यानी रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर तेल मिलता है, पानी की कमी है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, उनको चावल, गेहूं चीज़ें चाहिए, जो इंडिया एक मेजर पोर्शन एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इकोनॉमी का जो उनका स्ट्रक्चर है वो जरा डायनामिक नहीं हो। बेसिकली ऑयल बेस्ड कंपनी है, तेल निकाला, तेल बेचा, पैसे आए, मजे में देश। इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड नहीं है, ऐसे नहीं कि कुछ एक्सपोर्ट और भी ढेर सारी चीज़ों में कर रहे हैं। वो अब कोशिश कर रहे हैं, यूएई हो गई, सऊदी अरबिया हो गया, ये सब, ओमान, ये सब अब अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिसके थ्रू और एक्सपेंड करें अपनी इकोनॉमी को। आप वहाँ देखो उसका स्ट्रक्चर दूसरा है। सेंट्रल एशिया से हमारा रूट कटा हुआ है, ऊपर जाना मुश्किल है, और वहाँ पर भी मेनली वो एनर्जी ही बेचते हैं। उनके पास भी बहुत सारा नेचुरल गैस, यूरेनियम का भंडार है। लेकिन इंडिया कनेक्टेड नहीं थी सेंट्रल एशिया से, तो इसलिए आवागमन थोड़ा कम है। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान था पहले भी, अब फिर आ गया। पाकिस्तान के साथ संबंध आपके ऑलरेडी खराब है, तो ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है। इधर चाइना है, वहाँ से कोई रूट ही नहीं आपके पास, उधर हिमालय आ जाता है, बड़ा मुश्किल है। तो मेनली देखा जाए तो एक इधर वेस्ट एशिया, एक इधर साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ आप जनरली एक्सटेंड कर सकते हो अपने संबंध। साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमीज इंडिया के लगभग आसपास ही आजाद हुई, लेकिन अगर आप पर कैपिटा इनकम देखोगे इनकी, तो इंडिया से 2 गुनी 3 गुनी ऐसी मिलेगी आपको। इनकी खास बात यह साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में, यहाँ पर कई छोटे छोटे आइलैंड वाली कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। तो उनमें कुछ इकोनॉमीज अच्छी है खासतौर पे, मतलब बहुत तेजी से इन्होंने विकास किया। कुछ का विकास उतना तेजी से नहीं हुआ, लेकिन ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं यहाँ पर। और ये सब कंट्रीज आपस में इनको लगा कि भाई जब ये आजाद हुए कि ऐसे तो काम ना चलेगा भाई, हम बहुत साइज में छोटे हैं। सो इन लोगों ने मिलकर एक रीजनल ग्रुप बनाया। उस रीजनल ग्रुप का नाम था सार्क। सॉरी, सार्क कहाँ पर है भाई? सार्क कहाँ का ग्रुप है? सार्क के साउथ एशिया ग्रुप, जिसमें हमारे इधर अपने पड़ोसी लोग हैं। इन्होंने ग्रुप बनाया आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो ये आपका आसियान है। आसियान में ये जितने छोटे छोटे देश हैं, लोगों ने मिला के 10 कंट्री का ग्रुप बनाया। और ये 10 कंट्री असल में अभी 10 है, पहले 10 नहीं थे जब शुरू हुआ था। तो मैं वो डिस्कस करूंगा। अभी ब्रॉडली इसमें 10 कंट्रीज हैं। जनरली यहाँ बहुत छोटी छोटी कंट्रीज की साइज में, इनकी इकोनॉमी की साइज भी छोटी थी, जनसंख्या भी कंपैरेटिवली कम थी, तभी तभी आजाद हुए थे, कोल्ड वॉर का प्रॉब्लम था। ये 2 मेजर कंट्रीज के बीच का रीजन प्ले कर रहे थे। मान लो यहाँ जापान आपको दिख रहा होगा, ऊपर चाइना है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो अब देख लो यहाँ कम्युनिज्म है, यहाँ पर ये अमेरिका के क्लोज है, जापान यहाँ पर ये भी क्लोज है अमेरिका के। और जब ये आजाद हुआ रीजन, तो यहाँ पर भी अमेरिका का बहुत बड़ा ज्यादा था इस रीजन पर। तो इंडिया जब आजाद हुआ, इंडिया नॉन अलाइन था, और इंडिया कोशिश करता था किसी ब्लॉक से दूरी बना के रखे, खासतौर पे अमेरिका वाले ब्लॉक से तो ज़्यादा दूरी रखता था। तो इंडिया ने इनिशियली इसको इग्नोर किया, इस रीजन को, उतने संबंध बढ़ाई नहीं। जबकि नेचुरली इंडिया को नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको प्रोस्पेरिटी लानी है, नॉर्थ ईस्ट के साथ आपका रीजन कनेक्टेड है, आप चाहो तो रीजन के साथ ट्रेड बढ़ा लो, आगे बढ़ जाओ। पर इंडिया ने पहले इनको इग्नोर किया इस रीजन को, क्योंकि इन्हें लगा कि शायद अभी इनके करीब जाना, इसका मतलब हो सकता है कि इनका यूएस का प्रभाव ज़्यादा है, तो साउथ ईस्ट एशिया माइट नॉट बी दैट मच फिजिबल फॉर इंडिया। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, जो इंडिया का एक मेजर ट्रेड पार्टनर था, एक मेजर सप्लायर था कई चीज़ों का, उसके डिसोल्यूशन के बाद इंडिया ने कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें ईस्ट की तरफ देखना पड़ेगा। सो लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया ने 1992 में शुरू करी। हम ईस्ट की तरफ देखेंगे। ईस्ट में आपका नॉर्थ ईस्ट आप यहाँ से कनेक्ट करोगे, एक ओपन गेट में मिलेगा आपको इस मार्केट का। और 1970 से लेकर 1990 के दशकों में, फ्रॉम 1970 टू 1990s, इस रीजन ने बहुत कमाल की ग्रोथ पकड़ी। बहुत टाइगर इकोनॉमीज कहते हैं इनको, बहुत विकास हुआ इस रीजन की इकोनॉमीज का। छोटी छोटी कंट्रीज के साथ आई, एक ब्लॉक बनाया, एक कॉमन मार्केट बनाया। आसियान ने बड़े शानदार तरीके से अपना कोऑपरेट किया, क्योंकि 10 इकोनॉमी साथ थी, तो इनका कंबाइंड वैल्यूएशन बहुत हो गया। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है साइज के हिसाब से आसियान का रीजन। इन ऐसे इंडिया, चाइना, यूएसए, जापान आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं, यूके, फ्रांस वगैरह वगैरह। वैसे इन सभी की कंबाइंड जो कैपेसिटी है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है विश्व की। एक टाइम में 7वीं हुआ करती थी 10-15 साल पहले।
तो छोटी छोटी कंट्रीज जो नॉर्मली बहुत वेट नहीं रखती, सब साथ आई, उनसे उनका इकोनॉमिक वेट बढ़ा और इनकी जो ग्रुपिंग थी एक रोल मॉडल बनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, कैसे आपको साथ आके फायदा मिल सकता है। अपनी इकोनॉमीज को आप कॉम्प्लीमेंटरी बनाओ, एक दूसरे के साथ जोड़ पाओ, तो कितना फायदा आपको इंटरनल ट्रेड में भी होगा और आप बाहर के मार्केट से भी अच्छे से नेगोशिएट कर पाओगे। यही मॉडल सार्क भी चाहता था अडॉप्ट करना, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन आसियान एक रोल मॉडल है कि आपको ऐसा ट्रेड ब्लॉक अगर आप बना पाओ तो आपको बहुत फायदा होगा। ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे रेलेवेंट बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें कवर करनी है। बाकी साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज है, 10 की 10 तो आप डिटेल में करोगे नहीं क्योंकि इतना याद भी नहीं रहना, आपका फायदा भी नहीं है। वी विल हैव अ लुक एट इट कि साउथ ईस्ट एशिया का रीजन था, साउथ ईस्ट एशिया आपको दिख गया। इस रीजन में अभी आप जो अलाइनमेंट देख रहे हो विश्व की, आप जरा गौर करो क्या अलाइनमेंट अभी दिख रही है। इंडिया की एक मेजर पार्टनरशिप यहाँ कंट्री के साथ है, वही है ऑस्ट्रेलिया, इधर जापान के साथ भी है, और इधर से आप जाओ तो यूएस भी आप पहुंच जाते हो। ये सब कंट्रीज क्या बना रही है, क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, क्वाड्रिलेटरल बनता दिख रहा है, क्वाड, और इस क्वाड के बीच के रीजन में पड़ता है ये पूरा का पूरा आपका आसियान यानी साउथ ईस्ट एशिया। तो क्वाड जिस जगह स्थित है, यहाँ पर एक और चैलेंजर कौन दिख रहा है आपको, बड़ा सा, चाइना। तो इस रीजन में 4 बड़े पार्टनर्स बन रहे हैं जिनके बीच में एक अलायंस बनती दिख रही है। ये लोग अमेरिका के क्लोज थे पहले ज़्यादा, अब थोड़ा बहुत जापान में, थोड़ा चाइना के प्रति शिफ्ट हुए हैं, लेकिन इन्हें अभी थ्रेट दिख रहा है किससे, चाइना से इस रीजन में, क्योंकि चाइना अपना प्रभुत्व यहाँ जमाना चाहता है। ठीक है, चाइना के ऊपर इनकी डिपेंडेंस भी याद रखिए। ऐसा नहीं कि चाइना का, जैसे हमने चाइना का देखा ताइवान से युद्ध है, लेकिन ताइवान को मानने को तैयार नहीं, पर ताइवान से भी उनका बहुत सारा ट्रेड है। ठीक उसी तरह इस रीजन में चाइना की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि भारत तो पहले बाहर था इस रीजन से, स्कोप था यहाँ पे, चाइना ने बहुत अच्छे से अपने आपको इनके साथ ट्रेड किया, एफटीएन का, इंडिया के साथ भी, एफटीएन का चाइना के साथ भी, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ आसियान की। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया का रीजन आप देखो स्क्वाड के बीच में पड़ रहा है। यहाँ चाइना बहुत ज़्यादा अपने आपको एक्सपेंड करना चाह रहा है, साउथ चाइना सी का रीजन जो है स्पेसिफिकली, कि भाई हमारा इलाका पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हमारा बैक वाटर है, ये हमारा है पूरा इलाका। तो काफी कॉन्फ्लिक्ट भी इनके बीच में, और कुछ कंट्रीज के साथ तो कुछ विशेष रूप से कॉन्फ्लिक्ट है, वियतनाम के साथ उनकी वॉर भी हो चुकी है पहले। फिर अभी आप रिसेंट देखो तो म्यांमार के साथ भी बॉर्डर स्क्रिमिशेस बढ़े हैं उनके। इनके कुछ विवाद फिलीपींस के साथ भी हैं सी बाउंड्रीज को लेकर। ये सब विवाद उभर के सामने आया 2009 के बाद से, जब से मस्कुलर थोड़ी ज़्यादा होनी शुरू हुई है। उनकी एक 9 डैश लाइन है जो उन्हें क्लेम करी, हम पढ़ेंगे 9 डैश लाइन क्या होती है। ये इनके हिसाब से उन्होंने इसका हवाला देते हुए, 9 डैश लाइन का हवाला देते हुए चाइना ने पूरा साउथ चाइना से क्लेम कर लिया कि पूरा इलाका हमारा है, लेकिन वहाँ पर कई और कंट्रीज इनकी बाउंड्रीज लगती है साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये विवाद की एक जड़ है। इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है ट्रेड की चाइना के साथ। इनको दिखने लगा कि भाई हमें कोई और चाहिए बैलेंसर, जिसके साथ हम बैलेंस कर सके चाइना को। तो उतनी बड़ी साइज की इकॉनमी एक ही है जो इंडिया है, जो उसको बैलेंस आउट कर सकती है। तो अब आपको दिख रहा होगा दोनों रीजन का इंडिया और इनका कहाँ पे कन्वर्जेंस आ रहा है, कहाँ पे इनके जो इंटरेस्ट है वो साथ आ रहे हैं। इनके इंटरेस्ट साथ कहाँ आ रहे हैं, इनके इंटरेस्ट आ रहे हैं पहला चाइना को लेकर, दूसरी इकोनॉमी को लेकर, तीसरी कल्चर की जब आप बात करो तो एक टाइम में जो इंडियन अंपायर थी, चोला वंश की स्पेसिफिकली बात करें तो वो साउथ ईस्ट एशिया तक फैली हुई थी। इनकी जो हेरिटेज है मेजरली हिंदू और बुद्धिस्ट हेरिटेज है। अभी यहाँ पर इस्लाम है ज़्यादा और बुद्धिज्म ज़्यादा है, लेकिन हिंदू हेरिटेज भी है, बुद्धिस्ट हेरिटेज भी। आपको अभी भी वहाँ कई मंदिर दिखते हैं जिनको वो कंजर्व करके रखते हैं। इंडोनेशिया का एग्जांपल आप देखो तो उनकी एयरलाइंस का नाम है गरुड़ एयरलाइंस। क्यों भी नाम होगा उसका, मेजरली इस्लामिक कंट्रीज है, क्योंकि उनका कल्चर हिंदूइस्ट कल्चर रहा है पहले, वहाँ से फिर मेजरली वो कन्वर्ट हुआ। तो वहाँ एक कल्चरल लिंकेजेस भी है, और इंडिया की इकॉनमी इनकी इकॉनमी को कॉम्प्लीमेंट भी करती है एक तरह से, क्योंकि अभी हमारे पास जो आईटीएस और आईटी सर्विसेज में जो एक्सपर्टीज है वो हम चाहे तो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है चाइना की बात होगी, इकॉनमी की बात होगी, कल्चर की बात होगी, कॉमर्स की बात होगी, यहाँ पर ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री इनके बीच में संबंध बनते दिख रहे हैं। एक चीज़ और जो आपको दिखेगा इस रीजन में है, एक चोक पॉइंट जो है सबके गले की हड्डी, वो है स्टेट ऑफ मलक्का, जो हमने चाइना के केस में भी पढ़ा था। स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का से पास होती है 70% ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ चाइना, जिसके लिए उन्होंने अलग रूट को पीछे से बनाने की कोशिश की, ग्वादर से होते हुए निकल जाएंगे वो। लेकिन ये बे ऑफ बंगाल के पास है, इंडिया सिंगापुर का एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो इंडिया एक रोल प्ले कर सकता है जो इस रीजन के लिए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल है, वो इंडिया प्ले कर सकता है। वो चाहेगा भी ये रीजन कि चाइना के मुकाबले में बैलेंस करने के लिए कोई मेजर पावर यहाँ हो। एक और मेजर पावर रीजन में है पास में जापान, लेकिन जापान की अपनी कोई मिलिट्री माइट नहीं है, नेवी उतनी बड़ी नहीं है। अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बाद उन्होंने निवेश करना अपनी नेवी के ऊपर शुरू किया, पर इस रीजन की कंट्री के लिए इंडिया एक मेजर प्लेयर बन जाता है जो यहाँ का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना सकता है, इंश्योर कर सकता है कि ओपन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सी लेन्स ऑफ ट्रेड खुले रहें। क्योंकि इस रीजन में ना बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, और यहाँ की सिक्योरिटी सेफ्टी बड़ी जरूरी है इन इकॉनमीज के लिए, क्योंकि इनका बहुत सारा आपसी ट्रेड भी होता है, यूरोप के साथ भी ट्रेड होता है, चाइना के साथ भी ट्रेड होता है। तो वो ओवर रिलायंस हो गए हैं समय के साथ चाइना के ऊपर, और इनके ग्रुप में जो 10 देश हैं इनके अपने भी अलग अलग विवाद चाइना के साथ चल रहे हैं। लेकिन आसियान जो अप्रोच रखता है उस अप्रोच के तहत वो इंटरनल मामलों में ज़्यादा टांग नहीं अड़ाता, वो मेनली जिस काम के लिए बना है उस पर फोकस करता है। ये बातें होगी आसियान की, साउथ ईस्ट एशिया की, कैसे इंडिया और उनका एक तरह का की जुगलबंदी बनती दिख रही है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट सेम हो रहे हैं। तो अगर आप साउथ ईस्ट डिस्कस कर सकते हो साउथ ईस्ट एशिया, तो आपको दिख रहा होगा कि इंडिया कैन प्ले द रोल ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। इंडिया ऑलरेडी हैज पार्टनरशिप विद मेनी ऑफ साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, इट कैन गो फर्दर अहेड ऑफ इट। एंड क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली ब्रह्मोस बेचने की बात चली थी वियतनाम से, फिलीपींस से, सो इंडिया कैन बी डिफेंस पार्टनर एज वेल, सप्लाइज ऑफ वेपन्स टू देम एज वेल। सो वो एक ऐसा मार्केट है जो इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है कई डायमेंशंस में। ये साउथ ईस्ट एशिया की इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है इंडिया के लिए, और साउथ ईस्ट एशिया को बैलेंसर चाहिए चाइना के खिलाफ, वो भी इंडिया के पास है। यहाँ देखो यहीं पर आपको दिखेगा इन्हीं कंट्रीज के साथ इंडिया का मेकॉन्ग गंगा रिवर इनिशिएटिव भी है, जहाँ पर चाइना ने इनके साथ मेकॉन्ग के ऊपर कोई भी एग्रीमेंट नहीं की वाटर शेयरिंग के ऊपर लॉन्ग टर्म, जो इंडिया का भी एक दर्द है। तो वहाँ भी ये लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं साथ। दोनों रीजन को अपनी अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना है। भारत भी इनके लिए एक नया मार्केट बन सकता है जो और ज़्यादा एक्सपेंडेड होगा, और वहाँ भी संभावना है उनके साथ ग्रो करने की। अब जैसे आसियान जापान के बीच में ट्रेड है ऑलमोस्ट $500 बिलियन का है, और इंडिया का अराउंड $70 बिलियन के आसपास घूमा है आसियान के साथ। तो वो दिखाता है कितना डिफरेंस है, कितना स्कोप भी है। तो ये आपको दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आसियान के साथ इंडिया को कोलैबोरेट करने की, साउथ ईस्ट एशिया के रीजन को सिक्योर करने की। ये बातें होगी स्ट्रेटेजिक, डिफेंस वाली, इकोनॉमिक, चाइना वाली, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। लेकिन याद करो आपको जब मैंने पाकिस्तान पढ़ाया था तो मैंने बताया था 2 ड्रग के बड़े बड़े कार्टेल दुनिया में चलते हैं, एक है गोल्डन क्रेसेंट और एक है गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ पर बनता है गोल्डन क्रेसेंट अफगानिस्तान पाकिस्तान के रीजन में, और यहाँ बनता है गोल्डन ट्रायंगल थाईलैंड म्यांमार के रीजन में। यहाँ से ड्रग्स का व्यापार चलता है, यहाँ से ड्रग्स जाती है सारी साउथ अमेरिका, या फिर जो आपका सेंट्रल अमेरिका का रीजन है हॉन्डुरस वगैरह का, वहाँ पे भी व्यापार होता है इस तरह का, जहाँ से यूएस में ड्रग्स का व्यापार चलता है, या इस पूरे रीजन में व्यापार चलने की बात होती है। यहाँ इस रीजन में एक जो बहुत बड़ा थ्रेट है वो है नार्कोटिक्स का। नार्कोटिक्स मतलब ड्रग स्मगलिंग। फिर यहाँ एक बड़ी दिक्कत है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, प्रोस्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ यहाँ से लड़कियों को स्मगल करके यूरोप भेजा जाता है, यूएस भेजा जाता है, या इंडिया के थ्रू स्मगलिंग होती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर रिसेंटली थ्रेट देखा जा रहा है राइजिंग एक्सट्रीमिज्म, आईएसआईएस
देखा गया था फिलीपींस में अपना गढ़ बना चुका था, जिनके साथ फिलीपींस लड़ाई चल रही थी। फिर राइजिंग रेडिकलिज्म बढ़ता हुआ दिखा इस रीजन में आपको कहाँ पे, तो इंडोनेशिया में, जो जनरली नहीं देखा जाता था, मलेशिया में। और एक नया नेक्सस भी बीच में दिखता हुआ दिखा था जब टर्की हस्तक्षेप कर रहा था, तो मलेशिया स्पेसिफिकली, मलेशिया प्लस टर्की प्लस पाकिस्तान साथ आते दिख रहे थे ऑन द किस बात के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, भाई हम सब इस्लाम के स्टेक होल्डर्स होंगे एंड वी विल टेक द लीडरशिप। तो ये लोग कश्मीर पे काफी स्टेटमेंट्स दे रहे थे, तो मलेशिया भी इस रीजन का पार्ट है, लेकिन इंडिया के मलेशिया के साथ विवाद चल रहे थे। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली भी, इंटरनल सिक्योरिटी वाइज भी, आपकी कोस्ट लाइन सिक्योर करने के लिए भी, चाइना को कंटेन करने के लिए भी, कॉमर्स को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए भी, इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी बढ़ाने के लिए भी साउथ ईस्ट एशिया बहुत ज़्यादा रेलेवेंट इंडिया के लिए हो जाता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, क्योंकि कुछ चीज़ हमने ऑलरेडी चाइना पढ़ते टाइम देखा था कि यहाँ पे खेल कैसे खेला जा रहा है। ठीक, ये चीज़ें हैं ब्रॉडली, अगर बोला जाए कि इन पॉइंट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ क्या समस्या है और कैसे इंडिया, क्यों वो रीजन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने मैप के थ्रू समझा। और अगर आप भविष्य देख रहे हो इस रीजन का, जैसे मैंने आपको बोला, आप देखो भविष्य में इस रीजन के आसपास कैसे अलायंस आपको दिखते बन रहे हैं, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता दिख रहा है। एक तरफ इधर आपको क्वाड बनता दिख रहा है, ठीक है, इधर आपको चाइना स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बजाय यहाँ से एक एक्स्ट्रा रूट निकालना चाह रहा है। चाइना इस रीजन को भी घेरे हुए है थ्रू इट्स BRI कॉरिडोर। चाइना की 9-9 का क्लेम है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी का रीजन है, वहाँ पर जापान के साथ उनके विवाद है। तो चाइना का विवाद, इंडिया की इनसिक्योरिटीज, चाइना की इनसिक्योरिटीज, वो सब प्ले आउट होती है इस रीजन में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है स्ट्रेटेजिकली जो भविष्य में होगा। वर्तमान में इंडिया की ब्लू इकोनॉमी पे जो इंडिया काम कर रहा है उसके लिए भी कोलैबोरेशन का बहुत ऑप्शन है। एक बड़ा मार्केट है जिसके साथ इंडिया की FTA ऑलरेडी चल रही है। तो इनकी जो मेजर FTAs हैं इन 10 कंट्रीज के, आसियान के, ये 6 कंट्रीज के साथ थे, आसियान प्लस 6, और इन 6 के साथ मिलकर वो एक मेजर मेगा ट्रेड ब्लॉक बना था RCEP। RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें आसियान और 6 देश जो मेजर इनके पार्टनर्स है, फॉर एग्जांपल 6 देश कौन कौन से थे, इंडिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, 6 हो गए। लेकिन इंडिया इसमें से बाहर हो गया। इंडिया ने कहा कि ये FTA बनने के बाद चाइना के गुड्स हमारे देश में आ जाएंगे। फार्मास्यूटिकल्स को लेकर जापानीज जो पॉलिसी थी उसको लेकर इंडिया को दिक्कत थी, और सर्विसेज पे बात कम हो रही थी इसमें, जो इंडिया के फायदे की चीज़ है। तो इंडिया को लगा कि इंडिया के लिए अभी फायदेमंद कम है, नुकसान ज़्यादा है RCEP ज्वाइन करना, इसलिए इंडिया ने RCEप ज्वाइन नहीं किया। तो RCEप 10 + 5 15 कंट्रीज का ग्रुप अभी है, इंडिया नहीं है, बाकी 5 कंट्रीज है। तो इंडिया मेजर ट्रेड ब्लॉक से बाहर हो गया, इसलिए वो एक झटका था कि भाई इंडिया कोशिश कर रहा है और ज़्यादा एंगेज करने का साउथ ईस्ट एशिया के साथ, और ज़्यादा इंटीग्रेट करने का। उसके इसमें उससे बाहर हो जाते तो एक झटका तो लगता है, लेकिन ये भी स्टेटमेंट्स आई कि दे समटाइम्स अंडरस्टैंड कि भारत क्यों इससे बाहर निकल रहा है, क्यों इंडिया को टेंशन हो रही है, मे बी बिकॉज ऑफ चाइना। सो कोशिश है आगे जाके कि इसको सुधारा जाए, इसमें समन्वय किया जाए। इंडिया ने कोशिश कहा है कि भविष्य में नेगोशिएशंस होंगी, इंडिया वुड लाइक टू जॉइन द ग्रुप। ऑलरेडी इंडिया का FTA इनके साथ है, तो वो ये 10 + 6 सभी के बीच में एक मेजर ट्रेड ब्लॉक बनता, सबके बीच में एक तरह की FTA की स्थिति बन जाती, तो वो नहीं हो सका। तो यहाँ ये क्यों घटित हो रहा है, क्योंकि यहाँ लगा इनको कि हम 10 + 6 एक बहुत बड़ा मेजर ब्लॉक बना देंगे जो कंपेयर कर पाएगा आपके ट्रांस अटलांटिक ट्रेड से। यूरोप और USA के बीच में बहुत व्यापार होता है, USA कनाडा प्लस आपका यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, इनके ग्रुप के बीच में बहुत व्यापार होता है। तो उसके लेवल के बराबर का एक मेजर ग्रुप जो बन सकता था वो RCEP बन सकता था, लेकिन इंडिया अभी से बाहर हो गया। क्यों, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, चाइना इंडिया के लिए जो सर्विस सेक्टर था उस पर बात नहीं हो रही थी, जापान के साथ फार्मास्यूटिकल्स को लेकर इशू थे, इंडिया को लेबर लॉस के इशू थे, इंडिया को जो इन्होंने कहा था कि इंडिया को अपनी सब्सिडी घटानी होगी फार्मर्स के लिए, वो एक इशू था। तो ये सारे, और IPR लॉस, इंडिया को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ता, जिससे भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बहुत नुकसान होता। इंडिया को अपने सॉफ्टवेयर लॉज भी चेंज करने पड़ते, जो इंडिया के लिए प्रॉब्लम का सबब था। इंडिया को अपने लेबर में रिफॉर्म्स करना पड़ता, और इंडिया को ये भी डर था कि बहुत ज़्यादा बाहर से सामान की डंपिंग हो सकती है, यानी जिन देशों में ओवर प्रोडक्शन है, जैसे चाइना में बहुत सारा सामान कोई पड़ा हुआ है, वो कहेंगे भाई हम आधे दर पे चिपका दो इंडिया में। ये उनकी इकोनॉमी, उनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें सस्ता सामान अचानक से घुसेगा, तो जो उनकी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएंगी, डूब जाएंगी। कोई बाहर से अगर 10 रुपये का सामान 2 रुपये में बेचे, आप सामान खरीदोगे, आपको क्या मतलब भाई, क्या कहानी चल रही है, आपको 2 रुपये में मिल रहा है सामान, वो उनके पास इतना बड़ा देश में सड़ रहा था, 2 रुपये के हिसाब से आपके देश में बेच दिया, बोला कुछ नहीं आ रहा है, आप 2 रुपये तो आएंगे, उससे होगा कि आपकी सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी जिस चीज़ को प्रोड्यूस करती है। भविष्य मार्केट हमेशा खुला रहेगा, बाद में आएंगे और सामान बेचेंगे। ये एक अप्रोच डंपिंग में होती है, जो इंडिया को डर था चाइना के इसमें। इंडिया के फार्मर्स, जो इंडिया का इशू इसमें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ भी था RCEP में, क्या इशू था कि डेयरी लॉस को लेकर इंडिया अपना डेयरी सेक्टर खोलना नहीं चाहता ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से, क्योंकि बहुत सारा डेयरी एक्सपोर्ट होता है इस रीजन में। तो ये, और इंडिया अपनी जो फार्मर सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, उसको लेकर भी विवाद RCEप में थी, इसलिए इंडिया इसमें आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये कहानी है RCEप की, जो आसियान और 10 ग्रुप का, 6 ग्रुप का जो बन रहा था। साउथ ईस्ट एशिया क्यों रेलेवेंट है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इस रीजन में जो कंट्रीज है ना, उनका आपसी अलग अलग एक कहानी है, हिस्ट्री है। तो देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया को गौर से। देखो यहाँ है आपका साउथ चाइना सी, यहाँ पर चाइना क्लेम करता है भाई ये पूरा का पूरा इलाका हमारा ही है। तो जब ये पूरा चाइना क्लेम करेगा तो इसके आसपास जो भी देश होंगे उनके साथ विवाद होगा, वियतनाम के साथ विवाद है, ब्रूनी के साथ विवाद है, फिलीपींस के साथ विवाद है, मलेशिया के साथ विवाद है, क्योंकि वो कहते हैं पूरा का पूरा इलाका हमारा है। इनकी थ्योरी एक 9 लाइन की, जिस थ्योरी के हिसाब से क्वीन डायनेस्टी के टाइम पर ये पूरा इलाका इनके अंदर ही आया करता था, इसलिए ये पूरा इलाका इनका ही है। और 2009 के बाद कुछ ज़्यादा ही चौड़ के साथ कब्जा करना चाहते हैं इस पूरे रीजन पे। ये कहानी है 9 लाइन में और एक्सप्लेन करूंगा, पर 9 लाइन के आसपास जो यहाँ पे इनकी वो क्या होती है अभी एक फिगर में हम देखेंगे, उसके तहत ये पूरा इलाका क्लेम कर रहे हैं, जो इनको इन सभी कंट्रीज के साथ मैरीटाइम डिस्प्यूट में लाता है। ठीक है, जब डिस्प्यूट है भाई तो आप बोलोगे एनक्लोज में जाओ, UN का एक संस्था है जिसके थ्रू आप जो भी लॉज है उसको लेकर बात कर सकते हो। पर चाइना है भाई, दादागिरी करने की बीमारी चाइना को, चाइना जाएगा नहीं एनक्लोज में, क्योंकि चाइना मानेगा नहीं इनका जो वर्डिक्ट है। हालांकि इंडिया ने ऐसे दिखाया कि इंडिया फॉलोज द रूल एंड बिलीव इन अ रूल बेस्ड ऑर्डर। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, रूल बेस्ड ऑर्डर, यानी इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है उसके तहत अगर कोई सिस्टम चल रहा है तो उसको मानना बड़ा आवश्यक है। जैसे बांग्लादेश इंडिया में 2009 में एक मैरीटाइम डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें बांग्लादेश के सपोर्ट में, बांग्लादेश के पक्ष में अनक्लॉज ने, और जो ट्राइब्यूनल था उसने जजमेंट दी थी, इंडिया ने उसको माना था, सम्मान किया था बांग्लादेश के पक्ष में जो जजमेंट दिया उसका। वो दिखाता है कि इंडिया मानता है रूल बेस्ड ऑर्डर में, लेकिन चाइना ऐसा मानने को तैयार नहीं है। तो इस रीजन में एक विवाद वहाँ भी फंस रहा है। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात पे आते हैं। यहाँ पे आप देखो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इन कंट्रीज को कहते हैं CLMV, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ये कंट्रीज। और बाकी के जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल ब्रूनी, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, उनके मुकाबले ये कंट्रीज कम डेवलप्ड हैं, ये जो CLMV कंट्रीज हैं। तो आसियान में भी सिस्टम ऐसा है कि कुछ इकोनॉमीज बड़ी तेजी से बढ़ी थी और कुछ थोड़ी पीछे रह गई, जिन्हें हम कहते हैं CLMV कंट्रीज। और ये CLMV कंट्रीज से इंडिया का बॉर्डर ऑलमोस्ट लगता है, आप इंडिया से थाईलैंड जा सकते हैं, म्यांमार तो जा ही सकते हैं, और वहीं से आप कोशिश करें कंबोडिया, लाओस होते हुए वियतनाम का रूट निकाला जाए। ठीक है, तो इंडिया कोशिश कर रहा है CLMV कंट्रीज के साथ और ज़्यादा ट्रेड बढ़ाने की, ताकि आगे बढ़ सके। स्पेसिफिकली वियतनाम इसमें एक स्पेशल केस है, क्योंकि वियतनाम जंग लड़ चुका है चाइना से, इनके बहुत सारे डिस्प्यूट चाइना के साथ अभी भी चल रहे हैं। और जब सप्लाई चेन कोविड में दुनिया की बर्बाद हुई,
तो कहा जा रहा था कि भारत एक अल्टरनेटिव बन के उभरेगा, कंपनीज अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आके स्थापित करेंगी, क्योंकि चाइना एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो उनको डर लगेगा, वहाँ व्यापार नहीं करेंगी। पर सारी कंट्रीज जो है, सारी कंपनीज जो है वो इंडिया आने के बजाय घुस गई सारी वियतनाम में। क्यों? वियतनाम ने बहुत अच्छी अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई, बहुत अच्छी अपना लेबर लॉज में चेंजेस किए, और उन्होंने देखा उनका प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा पिछले 2-3 सालों में, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया कोशिश कर रहा था सबको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो। जैसे हमने देखा इंडिया ने ताइवान की जो मेजर कंपनी वो भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, यूरोप की कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है, फॉक्सकॉन ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है, जो मेजर प्रोडक्शन कंपनीज है टेक हार्डवेयर की। तो वो एक रोल मॉडल भी है वियतनाम इंडिया के लिए, और वियतनाम के साथ इंडिया डिफेंस, ऑयल एक्सप्लोरेशन, इन सब पे काम ऑलरेडी कर रहा है। कंबोडिया के साथ जनरली इंडिया के संबंध उतने रहे नहीं है, क्योंकि कंबोडिया में भी एक मिलिट्री रूल का शासन था, इंडिया ने ज़्यादा एंगेज किया नहीं। लाओस के साथ भी सेम कहानी है। मलेशिया और इंडोनेशिया, इनके साथ इंडिया के संबंध जनरली अच्छे रहे हैं, लेकिन जब मोहम्मद महातिर मलेशिया के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें कश्मीर के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी। इंडिया ने कहा ठीक है भाई, 2 स्टेटमेंट आप। इंडिया लेता है बहुत सारा पाम ऑयल मलेशिया से, इंडिया इज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल, और पाम ऑयल के प्रमुख जो निर्यातक देश हैं उनमें मलेशिया और इंडोनेशिया, इनके बीच में कॉम्पिटिशन है। तो इंडिया ने मलेशिया के बजाय इंडोनेशिया से इंपोर्ट बढ़ा दिया, मलेशिया को नुकसान लगा। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब हटे, एक तो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे महातिर मोहम्मद, वैसे ही उनके हटने के बाद जो नए प्राइम मिनिस्टर आए उन्होंने इंडिया के साथ फिर कोशिश करी कि चीज़ नॉर्मलाइज हो, और उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी जो कश्मीर पर हो या जो इंडिया को सही ना लगे। फिलीपींस के साथ इंडिया के संबंध जनरली हैज बीन नेग्लेक्टेड, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं उसको बढ़ाने की, क्योंकि फिलीपींस ने भी इंडिया का एक मार्केट कैप्चर कर लिया था। इंडिया का एक मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर था केपीओस, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कॉल सेंटर्स जो कॉल्स आते थे, जो बीपीओस कॉर्पोरेशन इंडिया में होता था, उनमें कई सारे बीपीओस फिलीपींस शिफ्ट हो गए, क्योंकि इस रीजन में दिक्कत थी, इस रीजन में लोग इंग्लिश कम बोलते थे। लेकिन फिलीपींस ने इस पर बहुत काम किया, वहाँ लोगों ने स्पेसिफिकली बीपीओस और जो बैकएंड है अमेरिका यूरोप की कंपनीज की, वो वहाँ है, इस पर पूरा प्रयास किया गया। इसलिए फिलीपींस में आप देखते हो बहुत से बीपीओस केपीओस खुले जो इंडिया में, जो इसका इंडिया को लीडर कहते हैं इस रीजन का, तो वो भी कॉम्पिटिटर बन के उभरा, उनका मॉडल इंडिया फॉलो कर सकता है। तो ये कहानी है। फिर पेपुआ न्यू गिनी इधर है, पेपुआ न्यू गिनी जो है ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास है, ये एक आइलैंड कंट्री, इंडिया का संबंध इससे कम ही रहा है। ईस्ट तिमोर के साथ भी जनरली इंडिया साइड लाइन ही रहा है। इस रीजन के साथ इंडिया के संबंध थोड़े से कम है कंपेयर टू लेट्स से कंट्री लाइक सिंगापुर, जिसके साथ इंडिया के काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं शुरू से लेकर। इंडिया का एक मेजर पॉपुलेशन का चंक है जो आपको सिंगापुर में भी देखने को मिलेगा, मलेशिया में भी देखने को मिलेगा, थाईलैंड में भी देखने को मिलेगा। मैं कैसे बोल रहा हूँ, कोई एग्जांपल आपको देख सकते हो भविष्य में। अगर आप फिल्में देखते हो, आपने डॉन फिल्म देखी होगी शायद, शाहरुख खान की जो डॉन फिल्म थी, तो कोलालमपुर बड़ा दिखेगा उसमें आपको। कोलालमपुर आपको इंडियन फिल्मों में बहुत दिखेगा। कई लोग इंडिया के थाईलैंड में भी रहते हैं, कई लोग इंडिया के आपके फिर सिंगापुर में भी रहते हैं। एक तो हिस्टोरिकली जो मूव किए वो तो रहते रहते हैं, और मान लो अब बाली का नाम सुना होगा, और आपने फिर थाईलैंड में पटाया बीच हो गया, बैंकॉक हो गया, ये एक मेजर टूरिस्ट इलाके हैं जहाँ इंडियन बहुत मात्रा में जाते हैं। तो इंडियन क्विजीन, इंडियन कल्चर, इंडियन लोग का आना जाना में बहुत होता है। सो दीस कंट्रीज ऐसा नहीं कि अननोन है इंडियन कल्चर के साथ, काफ़ी ज़्यादा एमलगमेटेड, और ये सारी कंट्रीज जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो इंडिया के सभी देशों के साथ थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन है। सो इंडिया इज ट्राइंग टू फर्दर इंटीग्रेट विद दीज कंट्रीज इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, ताकि भारत ने जो गलती पहले करी कि इनके साथ ज़्यादा एंगेज नहीं किया, अब जो रियलिटी है, जो कारण है, कई सारे कारण हमने देखे, उन सभी कारणों की पूर्ति के लिए बड़ा आवश्यक है कि भारत इनके साथ संबंध और ज़्यादा बढ़ाए। ये है कहानी साउथ ईस्ट एशिया की। अब साउथ ईस्ट एशिया में क्या क्या इलाके हैं? आसियान हो गया एक, म्यांमार इंपॉर्टेंट हो गया इंडिया के लिए, वियतनाम इंपॉर्टेंट हो गया, इंडोनेशिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मलेशिया और म्यांमार। म्यांमार हम कर चुके हैं, आसियान ऑलमोस्ट हमने कर लिया, वियतनाम हम करेंगे, इंडोनेशिया मलेशिया भी करेंगे। मलेशिया के साथ मेरे जो विवाद था वो पाम ऑयल के ही ऊपर था। देखिए ये रीजन हमने डिस्कस किया। क्या कि आपको अगर ब्रूनी भी बताओ, मैं सर ब्रूनी भी बता दो, देखो 2 पेज में आपको दे दूंगा, पर रियलिटी है ब्रूनी पे कोई क्वेश्चन कभी आया नहीं है, ब्रूनी के साथ संबंध इंडिया कभी बने नहीं। वैसे ईस्ट तिमोर में कोई जंग ना छिड़े तो कोई रेलेवेंस नहीं ईस्ट तिमोर की इंडिया रिलेशन के हिसाब से। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है, कुछ ऐसा होता है, पापा न्यू गिनी अगर वो जाए, कुछ विवाद उलझे, तो जरूर कवर कराया जाएगा, पर अभी रेलेवेंट नहीं है हर कंट्री। 200 देश है भाई, कितनी कंट्रीज कवर करोगे आप? सब तो हो नहीं सकता। तो इसलिए मेजरली फोकस इस रीजन पे करना है जिसमें हम कर रहे हैं। अब बात आती है क्वेश्चंस कैसे आए हैं। पहले देखो, इंडियन डायस्पोरा हैज बीन एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेइंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अप्लाइज द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन साउथ ईस्ट एशिया इन दिस कॉन्टेक्स्ट। 2017 में 250 का क्वेश्चन था, 15 मार्कर। साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन डायस्पोरा का क्या रोल रहा है? अब क्यों पूछा गया क्वेश्चन 2017 में, कोई आइडिया लग रहा है आपको? उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बहुत विजिट कर रहे थे अलग अलग कंट्रीज को, और इंडिया की कोशिश थी कि इस रीजन में थ्रू प्रोजेक्ट मौसम और थ्रू प्रोजेक्ट सागर, इंडियन ओशन के रीजन में, बे ऑफ बंगाल के रीजन में सभी कंट्रीज को जोड़ा जाए अपने साथ। उस कॉन्टेक्स्ट में रीजन इंपॉर्टेंट हो गया था। यहाँ पर क्या डायस्पोरा का रोल है, थाईलैंड में क्या रोल है टूरिज्म के सेक्टर में, फिर आपका फिलीपींस में क्या रोल है, या मलेशिया में क्या रोल है, वो डिस्कस करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज आसियान फॉर्म्ड, हु वर इट्स मेंबर, हाउ हैज आसियान अचीव्ड सो फार, व्हाट स्टैंड हैज इट टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अफगानिस्तान एंड कंपूचिया। ऐसे क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको क्लियर रखना होगा भाई, कब आसियान फॉर्म हुआ, या कैसे फॉर्म हुआ, क्या मेंबर्स हैं, क्या क्लैरिटी अफगानिस्तान पे क्या स्टैंड लिया, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए आसियान ने जनरली पॉलिटिकली न्यूट्रलिटी रखी है, और दे हैव बीन फेयरिंग वेरी डिप्लोमेटिकली। तो यही खास बात रही आसियान के सक्सेस की भी। तो अभी हम जरा डिस्कस करते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे, देन विल गेट बैक टू सम पीवाईक्यूज आफ्टर दिस, रीजन खत्म करने के बाद, क्योंकि हमारा नेबरहुड प्लस साउथ ईस्ट एशिया जब कंप्लीट हो जाएगा एक साथ, तो आप इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहां आपके पास डायमेंशन होंगे आंसर्स को डिस्कस करने के लिए, आंसर्स को लिखने के लिए। कई लोगों ने भी तो बोला था मुझे, जो हमारे सेशन हुआ था वेबिनार का, कि सर अभी एक कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, यानी पॉइंट्स एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहे हैं। डोंट वरी, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें एक साथ एक रीजन कवर हो जाएगा, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट सम आंसर्स, क्योंकि पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। जो आपके पास आईआर की बुकलेट है उनमें भी आपको कंट्री से पॉइंट मिल रहे हैं, पीपीटीज भी आपको मिल रही हैं, और आपको ऑलरेडी जो मैं कुछ हैंडआउट्स भी देता हूं जो कंट्रीज इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, जो ढंग से कवर नहीं है, ताकि उस पर भी आपको एक पॉइंट मिल पाए, वो आपको हेल्प करेगा बिल्ड करने में किस लाइन ऑफ थॉट सोचना है आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में। और अगर प्रीलिम्स में आपको क्या क्या देखना है, प्रीलिम्स में आपको देखना बायलैटरल एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है कंट्रीज के बीच में, क्या प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है, इस देश की कैपिटल कहाँ है, किस सी के आसपास ये देश है, इनकी लोकेशन कहाँ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम एक वीडियो बनाएं, डिस्कशन जहाँ हम करें कि कहाँ पे कौन सा रीजन है, उसको कैसे याद किया जाएगा, कहाँ पे कौन सा स्टेट, मलक्का का स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, कहाँ पर स्पार्टली आइलैंड है, कहाँ पे सेंकाकू आइलैंड्स है, किसके साथ ये विवाद है, ये क्लैरिटी होनी जरूरी है। ठीक है, तो लोकेशन वाइज आइए इस रीजन को देखते हैं। यहाँ से आप आए म्यांमार, म्यांमार तो पता होगा भाई कैसे घुसना है आपको, नॉर्थ ईस्ट से आ गए आप। म्यांमार के जस्ट बाद आपका थाईलैंड है, नीचे अगर आते तो आपको मलेशिया दिखता है, थाईलैंड के जस्ट बाद कंबोडिया है, कंबोडिया के बाद वियतनाम है, ऊपर थाईलैंड के लाओस है, और इधर आपके लाओस वियतनाम से ऊपर है आपका चाइना। ये आपका साउथ ईस्ट एशिया इस तरह से दिखता है। फिर समुद्र आया, इधर ब्रूने है, इधर फिलीपींस है, नीचे आपका पेपुआ न्यू गिनी है। ये सारी आपकी कहानी है। तो ये मेजर कंट्रीज हैं। आसियान मेंबर स्टेट कौन कौन से आपके, ये देख लीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रूनी दार एस सलाम। इन रीजन्स के साथ इनमें एक कोशिश है कि साथ में जोड़े, एक ग्रुप बनाए।
यहाँ पर है साउथ चाइना सी, चाइना के बॉर्डर के साइड में। अब देखो विवाद, कंट्री की पोजीशन देख लिया आपने, कंट्री किस तरफ कैसी कहाँ फैली हुई है। यहाँ जो प्रमुख विवाद की जड़ है वो 2 आइलैंड को लेकर है। एक यहाँ पर है पार्सल आइलैंड, तो आप इसको याद करना, पार्सल कहीं से आया वो पार्सल, और इधर है स्पार्टली आइलैंड्स, पार्सल एंड स्पार्टली आइलैंड्स। ठीक, अब पहली बात की क्या है ये 9 डैश लाइन, क्या विवाद है, क्या कहानी है, ये समझते हैं। ये लाल रंग की डॉट डॉट देख रहे हो, ये है 9 डैश लाइन। ठीक है, ये चाइना यहाँ से शुरू करता है, यहाँ से घुमाता है, यहाँ से घुमाते हुए ये लेके यहाँ से चलाता है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ चाइना है आपका। ठीक है, यहाँ इनका बॉर्डर है जो वियतनाम से लगता है, यहाँ से लेके ताइवान का तक जरूरी, ताइवान भी क्लेम इनका कि हमारा ही है, तो इनका कहना है ये पूरा जो इलाका है ये इन्हीं का है। पहले 11 डैश लाइन क्लेम करते थे, इन्होंने घटा इसको 9 डैश लाइन कर दी है। इनका कहना है इस इलाके के अंदर जो भी आइलैंड है सब इनके, पार्सल आइलैंड चाहे स्पार्टली आइलैंड। क्यों भाई, देखिए जनरली जो इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं इनका एक नियम होता है, यूएन की एक संस्था है अनक्लॉस, इनका कहना है कि 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जो वाटर है आपकी सीमा से 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जो एरिया आता है वो इंटरनेशनल वाटर्स आता है, जिसमें लोग फ्रीली नेविगेट कर सकते हैं, उसमें आपकी नेवी आगे रुकेगी नहीं। ठीक है, अब ये क्या कहानी अनक्लॉस की जरा देखते हैं। अनक्लॉस मतलब यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, अनक्लॉस 1984 में अनक्लॉस बनी, और पहले जेनेवा कन्वेंशन हुआ करता था समुद्र के ऊपर। तो कुछ नियम कानून होंगे ना भाई, सभी समुद्री इलाकों का बाउंड्री आपस में मिला हुआ है, कुछ शिप लेके जाएगा, झगड़ा हो जाएगा भाई, जंग छिड़ जाएगी। तो इन सभी को सॉल्व करने के लिए इस बॉडी ने कुछ नियम बनाए हैं। तो वो नियम कुछ इस तरह ऑपरेट करते हैं। जैसे यहाँ मान लो चाइना है, यहाँ मान लो ये ताइवान तो छोड़ो, फिलीपींस है, फिलीपींस के भाई ये मेरा समुद्री इलाका है, चाइना का मेरा समुद्री इलाका है, तो उनके बीच में कंफ्यूजन है, या फिर कितनी दूर किसका इलाका है, कहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी का शिप जा सकता है, क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अनक्लॉस ने कुछ नियम बनाए हैं, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। देखिए मान लो ये आपकी ज़मीन है, तो ये इलाका जो है ये आपका इनलैंड वाटर्स है। तो जो इनलैंड वाटर्स है वहाँ पर किसी के पास कोई अधिकार नहीं कि अपना शिप लेके आ जाए, क्योंकि आपका ज़मीन इलाका है, वहाँ पर कोई भी एंटर नहीं कर सकता बिना आपसे परमिट लिए हुए। ठीक है, इसके बाद जो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक का इलाका होता है इसे कहते हैं टेरिटोरियल सी, यानी जिस देश की सीमा यहाँ समाप्त हुई यहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका है वो आपका टेरिटोरियल सी है। जैसे आपके कायदे कानून जमीन पे लगते हैं, वीजा पासपोर्ट सभी चीज़ों वाला, ऑलमोस्ट वही नियम आपका 12 नॉटिकल माइल तक लग गया, क्योंकि आपका टेरिटोरियल सी है, आपकी जमीन है, वहाँ के कायदे कानून नियम सब चलेंगे। जो आपका जो भी कोस्टल इलाका है वहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक। लेकिन इसमें एक ही बस डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि इस रीजन में राइट टू इनोसेंट पैसेज होता है। देखो अगर कोई शिप मान लो श्रीलंका जा रहा है, श्रीलंका से इंडिया आना चाह रहा है, तो मान लो यहाँ से आएगा वो इधर पार करके आ रहा है, तो यहाँ तो भाई श्रीलंका के भैया 12 नॉटिकल माइल्स के आसपास पहुँच रहे हो आप, तो कैसे जा सकते हो, पासपोर्ट दिखाओ, वीजा दिखाओ, परमिट दिखाओ, जबकि उसको श्रीलंका आना नहीं था, एक शिप है जिसको इंडिया जाना था। तो राइट टू इनोसेंट पैसेज इन योर टेरिटोरियल सी होता है, लेकिन जो भी आपके कस्टम है, कायदे हैं, कानून है, वहाँ लगते हैं। लेकिन अगर वो कहीं और जा रहे हैं टेरिटोरियल सी का कोई इनोसेंट पैसेज तो आप उनके पास होता है, लेकिन कोई विवाद अगर आया तो आप कुछ कर सकते हो उसके बारे में, आपकी जुरिडिक्शन उसके ऊपर लागू होती है। उसके बाद इलाका आता है कंटीजियस जोन का। इस जोन में 12 नॉटिकल माइल से लेकर 24 नॉटिकल माइल तक के इलाके में आपके ये जो अभी तक है ना ये इलाका टेरिटोरियल सी का, इसके ऊपर जो समुद्री इलाके के ऊपर जो आसमान है उसमें भी आपका नियम कायदा चलता है, कोई प्लेन वो आपके इलाके के अंदर गिना जाता है। लेकिन 12 नॉटिकल माइल के बाद जो बात है उसे कहते हैं कंटीजियस रीजन, 24 नॉटिकल माइल तक। यहाँ पर आपकी आसमानी राइट्स खत्म हो गए, यहाँ केवल समुद्री इलाकों की राइट रहेंगी। ठीक, लेकिन इसके बाद जो इलाका आएगा वो सारा इलाका कहलाएगा योर सॉर्ट ऑफ ओपन जोन, जहाँ पे कोई भी हाई सीज होते हैं। 200 नॉटिकल माइल से आपके यहाँ से आपकी जमीन से लेके 200 नॉटिकल माइल से आपका जो इलाका है वो कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर आप खनन करो, आप ब्लू इकोनॉमी अपनी डेवलप करो, आपको कुछ एक्सप्लोर करना है, ये सब आप 200 नॉटिकल माइल तक कर सकते हो, वो आपके देश की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो अगर वहाँ पे तेल मिला, गैस मिली, कोई डायमंड मिला, रेयर अर्थ मेटल मिला, तो आपका इलाका है 200 नॉटिकल माइल तक आपके समुद्र से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 200 नॉटिकल माइल तक किसी शिप को आने तो आपसे परमिशन लेगा या वो आपके इलाके में आ गया। आपका जो टेरिटोरियल सी है वो 12 नॉटिकल माइल पे खत्म हो गया। हाँ, अब जो इकोनॉमिक कार्य है वो 200 नॉटिकल माइल तक कर सकते हैं, ये डिफरेंस है। और जो आपका टेरिटोरियल सी है उसके ऊपर का जो आसमान होता है वो भी आप ही का होता है, नेशनल एयर स्पेस है आपका। उसके बाद वाले इलाके में आपका एयर स्पेस खत्म हो जाता है, वो फिर इंटरनेशनल एयर स्पेस बन जाता है। और कंटीजियस जोन के बाद जो आपका इलाका है वहाँ पर आपके पास केवल इकोनॉमिक राइट्स रहते हैं, बाकी राइट समाप्त, आपके देश का कानून समुद्री इलाकों पर नहीं चलेगा। और 200 नॉटिकल माइल के बाद का इलाका होता है हाई सीज, वहाँ पर आप कुछ जगह खनन भी नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट कहलाती है। ये कहानी है डिवीजन की। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ आपको क्या कहानी है, ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी सी आ जाए। ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, आप बस गौर से सुनो और इमेजिन करो क्या कहानी है। मान लो ये भारत की सीमाएं समाप्त होती है, ये जो रीजन है जहाँ से आपका लैंड का एरिया बनता है ये आपका इनलैंड वाटर्स है। यहाँ तो भाई कोई बात ही नहीं, आपका अपना इलाका है। जहाँ से आपकी जमीन खत्म हो रही है वहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक आपका जो इलाका है उसे कहते हैं हम टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी में आपके सारे कस्टम, सारी ड्यूटी, सारे जो नियम कानून लगते हैं, लेकिन एक ही चीज़ वहाँ पे लिमिटेड है, इनोसेंट पैसेज अलाउड होता है इसमें। कोई शिप अगर कुछ लेके जा रहा है व्यापार इजीली, मतलब कोई इसका उद्देश्य आपके तट पे आना नहीं है, वो अपने काम पे जा रहा है, तो वो इनोसेंट पैसेज अलाउड होता है जनरली। इसकी खास बात यह है टेरिटोरियल सी में जो आपके राइट्स हैं वो राइट्स आपके समुद्र में तो है ही, जो इसके नीचे की लेयर है यहाँ पर भी है, जो आसमान है उसके ऊपर का रीजन 12 नॉटिकल माइल यहाँ भी आप ही का राज चलेगा, आपका टेरिटोरियल से। तो शिप पे इनोसेंट पैसेज चाहता है तो आप दे सकते हो, वो ले सकता है। अदरवाइज आपके जो नियम जमीन पे लगते हैं वो नियम पानी में लगेंगे। ठीक, ये हो गया कौन सा रीजन, आपका टेरिटोरियल सी। आपकी टेरिटरी की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, हालांकि शिप को मान लो श्रीलंका जाना है, कहीं जाना है, पास चाहिए तो वो आप दे देते हो उस रीजन में, दैट इज योर टेरिटोरियल सी। जो आपका इनलैंड सी है उसमें कोई राइट नहीं है भाई, कोई शिप लेके नहीं जा सकता, ये आपका हो गया टेरिटोरियल सी। ठीक, 12 नॉटिकल माइल तक। अब 12 से लेकर 24 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन आ रहा है, ये जो इलाका है, इसमें आपके जो अंतरिक्ष कह रहा हूँ, आसमानी राइट्स होती है, एयर स्पेस भी आपका यहाँ तक होता है, ये आपका एयर स्पेस का राइट खत्म हो जाता है, आसमान तो गया आपके हाथ से। अब ये जो रीजन है, यहाँ मान लो आपको कोई खतरा है, कोई आपको कस्टम ड्यूटी लगानी है, आपको चेक करना है कि कोई पोल्यूशन ना फैला रहा हो, तो उस तरह के कायदे कानून आप इस 24 नॉटिकल माइल तक लगा सकते हो ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। इस रीजन में आसमान की राइट चली गई, यहाँ आपका एयर स्पेस का राइट और स्पेस का राइट खत्म हो चुका है। ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर कोई चीज़ अगर आ रही है तो उसके ऊपर आप नार्कोटिक्स या इमिग्रेशन का कोई इशू चल रहा है, टेररिज्म का कोई केस है, या आपको सैनिटरी इशूज है, यानी पोल्यूशन वाला कोई केस है, तो वो काम आप कर सकते हो इन योर कंटीजियस जोन।
कंटीजियस जोन खत्म होने के बाद 24 नॉटिकल माइल के बाद, इसके बाद भाई आपका एरिया खत्म, आपके पास कोई राइट नहीं है, लीगल राइट नहीं है। किसी शिप को बुला लिया आपने कि भाई आप इलीगल शिप हो या आप उसे टेररिज्म लेके जा रहे हो, वहाँ राइट 24 नॉटिकल माइल के बाद आपके समाप्त होते हैं। 24 नॉटिकल माइल से आपके राइट्स इन तरह के खराब हो गए, ठीक है, खत्म हो गए यहाँ से। लेकिन अगर मान लो आपको कुछ खनन करना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, आपको लग रहा है यहाँ रेयर अर्थ मेटल है, या पता लगा नेचुरल गैस है, या पता लगा कोई सोने की खान है यहाँ, वो एक्सटेंशन कितना होता है? तो आपकी सीमा से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यानी ये इलाका में केवल आप ही खनन कर पाओगे, केवल आप ही इकोनॉमिक फायदा इस इलाके का उठा सकते हो, बिकॉज इट इज योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इट इज फॉर यू टू एक्सप्लोर दिस रीजन, खनन करना है, चीजें निकालनी है, सब आप कर सकते हो इस रीजन में, इट इज योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन आपकी जो पूरी कहानी थी, आपका टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल पे खत्म हो गया। यहाँ पर आपका आसमान भी था, जमीन भी थी, समुद्र इलाका, नीचे का इलाका भी आपका था। 24 नॉटिकल माइल तक आपके कुछ नियम कानून कायदे वाले चलेंगे, जहाँ कुछ शिप्स को बुला सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। 24 नॉटिकल माइल के बाद सारी कहानी खत्म हो गई। लेकिन खनन, व्यापार, ये सब चीजें आप 200 नॉटिकल माइल तक कर सकते हो। लेकिन जो स्पेस है वो इंटरनेशनल स्पेस कहलाएगा और शिप्स आराम से आ जा सकते हैं। उसके बाद का रीजनल हाई सीज, जहां आप जमीन में कुछ खोद नहीं सकते हो, एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट है, मतलब सबका पार्ट है। इसके आगे आपको कुछ करना है तो एक अथॉरिटी है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ISA UNCLOS के अंदर ही आती है। इससे आपको परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट हो जाता है वो, ठीक है। अब मान लो मेरा यहाँ तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मेरा यहाँ तक नॉटिकल माइल्स, यहाँ तक मेरी टेरिटरी है। यहाँ पर एक आइलैंड है, ये आइलैंड इसी कंट्री का है, तो इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और 200 नॉटिकल माइल्स आगे चला गया। लैंड यहाँ खत्म हो रही थी ना, ये आइलैंड भी मेरा अगर है तो मेरा लैंड यहाँ तक खिसक गया, तो ये मेरा इनलैंड वाटर हो गया। अब यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा मेरा हाई सी कहाँ तक जा रहा है। यानी इस लैंड के अलावा अगर मेरे पास कोई और आइलैंड यहाँ पर होता तो ये सारे नियम कानून कायदे, ये इलाका जो होता ये मेरा इनलैंड वाटर होता। आइलैंड के पास है ना, आइलैंड भी तो मेरा इलाका है, तो लैंड के बाद वाला कैसे नियम चलता, तो इतना जो समुद्री इलाका मेरे पास ऑलरेडी आ गया। अब इस आइलैंड के बाद वो कहानी चलेगी, तो हर कोई चाहेगा कि मेरे पास एक आइलैंड, अंडमान निकोबार का रीजन है, मान लो यहाँ जो है इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कैलकुलेट करोगे तो इसके बाद से कैलकुलेट करेंगे यहाँ तक आगे, ये तो भाई इंडिया का है ही है। तो इसीलिए साउथ चाइना सी में अगर आप देखो, अगर किसी के पास ये पार्सल आइलैंड है और किसी के पास ये स्पार्टली आइलैंड है, तो इसका मतलब यहाँ से आगे 200 नॉटिकल माइल तक ये इलाका चाइना का हो जाता है। तो चाइना क्लेम करता है कि दोनों आइलैंड हमारे हैं, इसलिए उतना दूर तक का इलाका हमारा है, ठीक है। वो उनका कहना है कि वो उनका टेरिटोरियल सी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं है भाई, हमारा ही टेरिटरी है। तो इनोसेंट पैसेज तो देंगे लेकिन अपनी मर्जी से। ये किसका क्लेम है? चाइना का। अब समझ आ रहा है आपको क्यों तबाही तोड़ने इतना कि भाई ये 2 आइलैंड हमारे हैं, ये 2 आइलैंड जिसके होंगे उसका और इलाका बढ़ जाएगा यहाँ, इसलिए वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं यहाँ पर, जमीन में जमीन बना के जबरदस्ती आइलैंड क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनका जो सी बाउंड्री है वो एक्सटेंड हो जाए। ये विवाद है यहाँ पर। 9-9 का जो क्लेम है वो क्यों किया जा रहा है आप समझ रहे होंगे। अब फिर आते हैं वापस, आपको समझ आ गया। मैं ये कह रहा था, इतना मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि ये समझा दो कि चाइना ये क्लेम नहीं कर रहा कि हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। चाइना कह रहा है ये हमारा टेरिटोरियल सी है, यानी इनके सारे जो नियम कानून इसके अंदर लगेंगे। लेकिन यहाँ तो और भी देश है भाई, फिलीपींस है, आपका वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया, इनका भी क्लेम है। तो देखो मलेशिया का क्लेम है यहाँ तक, ये रीजन हमारा है, और ये जो येलो लाइन देख रहे हो ये क्लेम है वियतनाम का। वियतनाम इतना क्लेम करता है कि पार्सल आइलैंड पूरा का पूरा हमारा है, स्प्लाटली भी हमारा है, ये रीजन हमारा यहाँ इधर से है। फिर फिलीपींस है यहाँ पर, फिलीपींस की ऑरेंज वाली लाइन है, फिलीपींस आपका यहाँ से समुद्री इलाका क्लेम कर रहा है, और ब्रूनी जो है वो इधर का इलाका क्लेम कर रहा है। लेकिन चाइना जो कहता है कि भाई ये सब छोड़ो, जितना है सब हमारा ही है। इससे फायदा होगा पूरा साउथ चाइना सी को एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसलिए उनका कहना है कि अगर उनका टेरिटोरियल इलाका है तो यहाँ पर कोई आके और खनन तो कर नहीं सकता। इसलिए भारत अगर वियतनाम के साथ मिलकर वहाँ पर इंडिया की ONGC विदेश लिमिटेड जो है वहाँ पर अगर कोई एक्सप्लोरेशन करती तो आके चाइनीज कंपनी वहाँ पे तार काट देती नहीं, वहाँ पे आके ये विवाद हुआ था, वहाँ किसी को काम नहीं करने देते वो। तो इसलिए साउथ चाइना सी एक बहुत बड़ा विवाद है, जहाँ चाइना कोशिश कर रहा है अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए थ्रू इट्स नेवी या थ्रू इट्स मैरीटाइम पावर। ये है साउथ चाइना सी का विवाद। तो कई सारे देश हैं यहाँ आइलैंड वाले, ये सब कहेंगे भाई हमारा इलाका है, हमारा इलाका है। तो इन सब के विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में एक ऐसी कंट्री की जरूरत पड़ सकती है जो इनको जरूरत पड़ने में सपोर्ट कर पाए, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल या फिर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल इस रीजन में कोई निभा सकता है, तो उस कंट्री का नाम है भारत देश। ये विवाद है साउथ चाइना सी का। अब बात आती है 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन की क्या कहानी है, क्यों इतना क्लेम भाई, कहाँ से उठ के आ गया इनका क्लेम, क्यों कर रहे हैं इतना क्लेम ये। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि ताइवान में कॉमिंगतोंग जो पार्टी थी वो बस गई थी आके, कम्युनिस्टों ने हरा के पूरे चाइना से इनको यहाँ भेज दिया था। लेकिन वहाँ जाने से पहले कॉमिंगतोंग पार्टी ने बोला था कि ये जो स्पार्टली आइलैंड है और जो पार्सल आइलैंड है, उन्होंने 1940 का मैप निकाला था, एक आधा इस मैप के तहत ये चाइना का पार्ट है। अब इस मैप की जड़ क्या क्या कहते हैं, इनका कहना है जब एक हैन डायनेस्टी आई थी चाइना में बहुत सालों पहले, तो हैन डायनेस्टी ने खोजा था इन दोनों आइलैंड को, उन्होंने खोजा इसलिए हमारा ही। फिर उन्होंने कहा क्वीन डायनेस्टी थी उसका भी कब्जा कुछ टाइम तक यहाँ रहा था इसलिए हमारा ही। बाकी स्टोरी से कहना कि भाई ठीक है हान क्वीन के टाइम रहा होगा, लेकिन उसके बाद तो बाकी देशों का राज था, उसका क्या करें फिर, उस हिसाब से तो भारत अफगानिस्तान को क्लेम कर ले। लेकिन चाइना तो मानता नहीं भाई। चाइना ने कहा ये हमारे मैप के हिसाब से यहाँ एक डैश लाइन है, इस लाइन के इलाके जो भी अंदर इलाके वो हमारे हो जाएंगे। तो इट पुट्स चाइना इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद दिस कंट्रीज इन दिस रीजन, ठीक है। ये आसियान का प्रमुख विवाद इनके साथ यहाँ उभर के सामने आ रहा है, ठीक। ये है मेन विवाद साउथ चाइना सी का। अब यहाँ देखो आसियान के कितने मेंबर यहाँ पे घुसे हुए हैं, वियतनाम भी आ गया, यहाँ देखो मलेशिया का क्लेम है, आपका मलेशिया भी आ गया, ब्रूनी का क्लेम है, ब्रूनी भी आ गया, फिलीपींस का क्लेम है, फिलीपींस भी आ गया आपका, ठीक। अब इतने सारे क्लेम चल रहे हैं तो इन सब के विवाद है। तो आपको लगेगा भाई आसियान एक साथ खड़े होकर कुछ बोलता होगा नेवल विवाद के बारे में, देशों का समूह है ना। लेकिन याद रखिए इनके विवाद केवल चाइना के साथ नहीं, इनके विवाद आपस में भी है। क्योंकि मान लो अगर वियतनाम इतना क्लेम कर रहा है तो वियतनाम के क्लेम के अंदर फिलीपींस का क्लेम भी समझ आ रहा है ना। तो ये जो विवाद है इनका आपस में थोड़ा बहुत है, पर मेन विवाद चाइना के साथ है। तो क्या आसियान की जब मीटिंग होती है, जब वो बैठते हैं, तो क्या इस पर कोई प्रस्तावना रखी? नहीं। क्यों? क्योंकि आसियान का रूल है कि वो इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मतलब ये क्या बात हुई भाई? नहीं, ये इनकी बेसिक स्पिरिट है जिसने अभी तक इनको हेल्प किया है। उसके तहत इंटरनल मैटर्स में मामलों में टांग नहीं अड़ाते, जो उनके लिए अभी तक बहुत सही साबित हुआ। यही पॉलिसी ये फॉलो करते हैं इस रीजन में। तो ये कहानी है साउथ चाइना से विवाद की। अब आते हैं एक कंट्री के ऊपर, वो है मलेशिया। मलेशिया जाने से पहले एक बार आसियान दोबारा देख लेते हैं। नहीं चलो पहले मलेशिया देख लेते हैं, छोटी सी कंट्री है, फिर हम आसियान भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मलेशिया भाई कहाँ अवस्थित है? मलेशिया में शाहरुख खान बहुत फेमस बताना चाहूँगा आपको। मलेशिया यहाँ स्थित है, दिस इज योर मलेशिया। बताओ कहाँ है मलेशिया, जरा इस मैप पे देखो आप, क्या पकड़ पाते हो मलेशिया कहाँ पर है? ये मलेशिया का फ्लैग है और ये आपका मलेशिया है, ठीक। अब मलेशिया की रेलेवेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है मलेशिया? ये आपका मलेशिया आ गया यहाँ पे। तो मलेशिया एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल पास में है, एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट के पास है। बहुत सारा यहाँ पर उत्पादित होता है क्या, पाम ऑयल, और इंडिया इनको चावल वावल बेचता भी है।
लेकिन महातिर मोहम्मद की स्टेटमेंट के बाद एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इशू भारत और मलेशिया के बीच में हो गया था। इन्होंने कश्मीर इशू रेज किया, यूएन जनरल असेंबली में जाके बोल दिया, ये इमरान खान और टर्की के एर्दोगान, इन्होंने बोला हम तीनों मिलकर एक टीवी चैनल खोलेंगे जिसमें जो इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है उसके बारे में हम बोलेंगे। इन्होंने कश्मीर के खिलाफ बोला मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में, जो इंडिया का सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था सीए उसके खिलाफ बोला, आर्टिकल 370 के खिलाफ बोला। और जाकिर नायक भी यहाँ पे आके बैठे हुए हैं जिनको इंडिया को एक्सट्रेडिट नहीं करना चाहते, भारत भेजना नहीं चाहते। जाकिर नायक वहाँ पर भेजे हुए हैं। जाकिर नायक इज एब्सकॉन्डिंग पर्सन फ्रॉम इंडिया जिनके ऊपर कई टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस हैं, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देने के चार्जेस हैं। ठीक, अब आपके मन के अंदर आता है कि भाई अचानक मलेशिया को क्या हो गया। तो देखिए मलेशिया में क्या हुआ कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था, जहाँ पे अभी अगर सुन्नी इस्लाम की बात करें, इस्लाम में 2 मेन धड़े होते हैं, शिया, सुन्नी। शिया वर्ल्ड को जो कंट्री लीड कर रही है, जो अपने आप को लीडर मानती है, ऐसे नहीं क्योंकि बना देते लीडर, खुद ही मान लेते हैं अपने आप को, तो वो कंट्री ईरान। और सुन्नी ग्रुप को जो लीड करते हैं वो है सऊदी अरेबिया। इसी बीच में एक नया पावर होल्डर यहाँ पे आया जो कहता नहीं हम लीड करेंगे, वो है टर्की। टर्की का कहना है कि पहले एक ओटोमन अंपायर हुआ करती थी जो एशिया से लेकर यूरोप तक फैली हुई थी। तो टर्की में जब एर्दोगन साहब आए तो उन्होंने टर्की में राष्ट्रवाद को बढ़ाया, रिलीजन को बढ़ावा दिया और क्लेम किया कि हम ही असली वो देश है जो कि इस्लाम को दोबारा जो उसकी गरिमा है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो टर्की ने बोला कि भाई वी विल लीड। तो टर्की को चाहिए थे एलायंस। टर्की सबसे पहले पहुंचा, सबसे पहले जो हाइड गन मिलती है, हाइड गन मतलब होता है जो व्यक्ति को जो पैसे देते हैं उसके लिए हथियार चलाने पहुंच जाता है। अभी विश्व में सबसे फेमस हाइड गन है पाकिस्तान, कभी अमेरिका के साथ कभी चाइना के साथ, टर्की ने बोला टर्की के साथ। वहाँ पे थे इमरान खान, उनकी बात हुई एर्दोगन से। उसी टाइम में मलेशिया में महातिर मोहम्मद थे, इनको भी देश में इलेक्शन जीतने हैं, इनको भी कोई मौका चाहिए जिसको भावना भड़का सके। तो इन्होंने भी सोचा अच्छा मौका है, सपोर्ट भी मिला टर्की का, चलो तीनों मिलकर कुछ एक ग्रुप सा बनाते हैं। सही बात है, शुरू हो गई बातें। और इन तीनों ने मिलकर स्टेटमेंट दिया यूएन में भी, उन्होंने बोला कि चैनल भी खोलेंगे और बातें भी करेंगे। उन्होंने कहा कि एक जगह मिलेंगे भी। मैंने बोला पाकिस्तान एक हायर्ड गन है, यानी जो पैसे देते पाकिस्तान उसके लिए लड़ने पहुंच जाता है। तो इससे पहले किसी और ने तो हायर किया होगा इसको। इनकी आर्मी असल में सऊदी अरब के लिए जाके लड़ती है यमन में, सऊदी अरब की युद्ध है यमन में, वो सऊदी आर्मी जाती है, साथ में अमेरिका पाकिस्तान की आर्मी भी जाती है, इनके जनरल सऊदी अरब जाके लड़ते हैं यमन में। तो सऊदी अरब इनको बहुत सारा पैसा देता है जिससे इनकी इकॉनमी रन करती है, इनकी इकॉनमी को सपोर्ट करता है। सऊदी अरब ऑलरेडी सुन्नी वर्ल्ड का लीडर, अब सऊदी अरब को दिख रहा है कि भाई तुर्की आया है पावर लेने, कब्जा करने, हमारी हमसे भी आगे निकलने। तो क्या लगेगा सऊदी अरब को, मजा आएगा? नहीं, सऊदी अरब का ये कैसे, सुन्नी वर्ल्ड के लीडर हमें नया लीडर आ रहा है और पाकिस्तान इसके पास जा रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो पाकिस्तान की जब इन्होंने कमान खींची तो पाकिस्तान साइड हुआ था मामले से। ठीक, बचे अब टर्की और मलेशिया। तो मलेशिया के महातिर मोहम्मद साहिब साहब जब बने प्राइम मिनिस्टर, उनके पास टाइम कम था, 2.5 साल के प्राइम मिनिस्टर थे, और उनको लगा जब तक है तब तक हम शोशेबाजी कर लेंगे, थोड़ा अपना एक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं मलेशिया की, या अपनी जो एक माइलेज है वो लेते हैं पॉलिटिकल। तो इन्होंने स्टेटमेंट जारी करने शुरू किया कश्मीर के खिलाफ। क्यों? क्योंकि भाई इनका अलायंस टर्की और पाकिस्तान के साथ बनता दिख रहा था। तो ये इस्लाम वर्ल्ड के लीड करने की बात करें तो भाई अच्छी बात है, लेकिन जब इस्लाम वर्ल्ड को लीड कर रहे हो तो जहाँ जहाँ इस्लामिक इशू वहाँ बात करोगे ना। चाइना में तो पूरा जो रीजन है वहाँ तो बुरा हाल हो रहा है, चाइना में इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हालांकि टर्की ने कुछ बोला था, लेकिन बाकी दो देशों ने बोलने से बिल्कुल इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी इनकी। तो इसी वजह से ये जो डिप्लोमेटिक शुरू हुई कहानी, लेकिन उसके बाद जब वो हटे और दूसरी सरकार आई तो उन्होंने नॉर्मलाइज कर लिया संबंध। इंडिया की जो पॉलिसी है एक्ट ईस्ट की, उसमें मलेशिया बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है। क्यों? मलेशिया में एक बड़े स्तर पे इंडियन डायस्पोरा एग्जिस्ट करता है, और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मलेशिया सिंगापुर दो बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी इंडिया के जो रिलेशन है काफी अच्छे थे, और इंडिया का ऑलरेडी एक एफटीए है इस रीजन के साथ, और इंडिया मलेशिया का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और 20th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। $13 बिलियन के आसपास इनका पहले बायोट्रेड भी था, और इंडिया ऑयल खरीदता है, और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पाम ऑयल का मलेशिया, और इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ एडिबल ऑयल। पाम ऑयल बहुत मात्रा में भारत खरीदता था, भारत ने लगा दिया इसके ऊपर इनडायरेक्ट, कम कर दिया वहाँ से एक्सपोर्ट करना, थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़ा दिया इंडिया, इंपोर्ट बढ़ा दिया इंडिया ने इंडोनेशिया से, जो कॉम्पिटिटर है मेनली पाम ऑयल बेचने में मलेशिया का, और उससे बहुत प्रभाव पड़ा इनके फॉरेक्स पर भी, इनके एक्सपोर्ट्स पे भी। तो जब वहाँ गवर्नमेंट, जब वो मोहम्मद महातिर हटे तो अगली गवर्नमेंट को लगा भाई ये क्या पंगा है, ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने फिर चीज़ों को रीअलाइन किया। तो इनके इंडिया और मलेशिया के इंटरेस्ट कहाँ कन्वर्ज करते हैं? चाइना पे जो विवाद है वो, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, कमोडिटीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कॉम्प्लीमेंटारिटी है, जो भारत बनाता है इनको चाहिए, जो इनके पास है भारत को वो चाहिए। तो अब जब यासीन आए हैं तो चीज़ें स्टेबलाइज हुई हैं। कॉमन इंटरेस्ट क्या है भाई? चाइना काउंटर करने में, इनकी मेरीटाइम बाउंड्री इशू है, और ट्रेड रिलेशन में कॉम्प्लीमेंटारिटी है। इंडिया मेन इंपोर्टर है और मलेशिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और इस रीजन में उनका ट्रेड कॉम्पिटिशन इन टर्म्स ऑफ एडिबल ऑयल या पाम ऑयल होता है किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। तो उसको हेज करने के लिए कंट्री चाहिए, हेज मतलब बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस करने का रोल इंडिया के साथ अगर रिलेशन स्ट्रांग होते हैं तो हो जाएंगे मलेशिया के। मलेशिया को आप कैसे समन और ज़्यादा बढ़ा सकते हो? तो टूरिज्म का बहुत स्कोप है दोनों देशों के बीच में। सॉफ्ट पावर ग्रुप में इस्लाम और बुद्धिज्म का इस्तेमाल आप कर सकते हो, हिंदुइज्म की भी एक हेरिटेज है वहाँ, इंडिया की कुजीन बहुत फेमस है, वहाँ पर आप इन पॉइंट्स पे और ज़्यादा कोलैबोरेट कर सकते हो मलेशिया के साथ, संबंध ज़्यादा बढ़ सकते हैं इन एरियाज़ में। अगर आप देखो जो इन्वेस्टमेंट है, इंडियन इन्वेस्टमेंट वो भी अब बढ़ रही है यहाँ पर। इंडिया को चाहिए कि मलेशिया के मार्केट में इंडियन जो फार्मास्यूटिकल्स है, इंडिया जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इंडिया की जो सर्विसेज है, वो वहाँ पहुँच पाए ताकि इंडिया का मार्केट भी डाइवर्सिफाई हो पाए, और मलेशिया की जो ओवर डिपेंडेंस है चाइना पे उसको काउंटर कर पाए, उनको भी फायदा है। और मलय लैंग्वेज और मलेशिया की हिस्ट्री रही है इंडिया के साथ, एक कल्चरल हिस्ट्री पहले के समय से रही है, तो चाहे वो रूलर्स के टाइम में, इंडियन के टाइम में, चाहे की बात करें, ये रिलेशन काफी टाइम तक जाता है। और मलेशिया कंसिडर करता है अपने आपको एज अ गेटवे टू साउथ एशिया, और इंडिया चाहता है और ज़्यादा इंटीग्रेट करना आसियान के साथ। तो इंडिया मलेशिया रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर आसियान टू फर्दर कोलैबोरेट विद साउथ एशिया एंड फॉर इंडिया टू इंटीग्रेट विद आसियान। अब आप कहोगे मैंने यही बातें म्यांमार के केस में कही, भाई हर जगह बात होती है, ये मेजर मार्केट है, इनसे अगर आप कोलैबोरेट नहीं करोगे तो स्ट्रेटेजिकली भी, पॉलिटिकली भी, जियो इकोनॉमिकली भी इंडिया क्लॉस में रहेगा, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए ये रीजन। मलेशिया हमने बात कर ली, अब आते हैं जरा आसियान की हम कहानी के ऊपर। क्या है भैया? 10 देशों का ग्रुप यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ, अभी 5वां लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है, ये 3rd लार्जेस्ट लेबर फोर्स है, और 2030 तक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक बन जाएगा। अभी जो है 5वां है एज अ मार्केट, 2.5 ट्रिलियन 2014 में पहुंच चुका था ये। एफटीए चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया के साथ है, जिनके साथ ये आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी थी इनकी, जिसको ये आरसेप में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, जिससे इंडिया बाहर हो गया। तो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, उससे ये इंडिया बाहर हो गया। क्यों बाहर हुआ भाई इंडिया? जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, दिक्कतें जो अलग अलग थी।
5% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं और इनके पास एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है। अगर इन कंट्रीज को आप इंडिविजुअली देखो जो आसियान की है, तो बहुत कम रेलेवेंस है इनकी, लेकिन कंबाइंड होकर इतना बड़ा मार्केट ही बन गया कि हर देश चाहता है इनके साथ ट्रेड करना, एफटीए बनाना, व्यापार को और बढ़ाना। लेकिन इंडिया के साथ दिक्कत ये है कि जब से इंडिया ने इनके साथ एफटीए किया है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है इनके साथ ज़्यादा। तो ये भी लग रहा है कि भाई शायद इंडिया को उतना फायदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंडिया ने शायद सर्विसेज को लेकर ठीक से नेगोशिएट नहीं किया। और इंडिया हमेशा आसियान को ऑलवेज कंसिडर दे रहा गुड नेगोशिएटर्स, ट्रेड डील्स को लेकर बड़े अच्छे नेगोशिएशन करते हैं। और जैसे जैसे आपको रीजन बना, क्यों ये बना, कैसे फॉर्म हुआ, इसकी कहानी थोड़ी जान लो तो आपको आइडिया लग जाए। आसियान बना इसलिए था कि भाई कोई भी ग्रुप बनने के लिए कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल पुश फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं पुश फैक्टर जो बाहर से लगते हैं, और एक होते हैं पुल फैक्टर जो अंदरूनी होते हैं। पुल फैक्टर्स क्या थे? इकोनॉमीज की साइज छोटी छोटी थी, अगर वो साथ आते तो वो स्ट्रॉन्गली आगे कर पाते। पुश फैक्टर ये था, इस रीजन में कम्युनिज्म बढ़ रहा था, कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए इन्हें साथ आना जरूरी था। मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर ने पहले इसको शुरू किया टू काउंटर कम्युनिज्म, बाद में बाकी देशों ने भी ज्वाइन कर लिया, अमेरिका का सपोर्ट भी मिलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि छोटी इकोनॉमीज थी। फिर अगेन पुल फैक्टर, वो सब साथ आती तो बेहतर तरीके से कोलैबोरेट कर सकती थी, बेहतर उनको लेवरेज मिलता और बेहतर पोजीशन में कंट्रीज पहुंच जाती। तो एक और चीज़ जो इसमें खास बात हुई थी कि इन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक को हम डिफरेंस रखेंगे, हमारी कोशिश पहले इकोनॉमिक ओरिएंटेशन की, इसलिए उस पर फोकस करेंगे। वही करते हुए लोग आगे आए और फिर आसियान बनता शुरू हुआ। फिर लगा कि अगर हम और कोलैबोरेट करें, इकोनॉमिक्स को और जोड़ें, तो हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ती चली जाएगी और इवेंचुअली एक मेजर ट्रेड ब्लॉक बन के उभरा। ये हुआ ये कि जैसे ग्रोथ हुई, इसमें इनइक्वालिटी बढ़ने लग गई। जो सीएलएमवी कंट्रीज हैं, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ये पिछड़ गए। कंट्रीज के बीच में डेमोक्रेसी नहीं है, साउथ चाइना सी में इशूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट है, टेक्नोलॉजी डिफिसिट है, जो इनको बहुत पीछे खींच रहा है कंपेयर टू लेट्स से ईयू इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी डिफिसिट नहीं है। देशों के बीच में प्रौद्योगिकी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत निवेश किया गया है, ग्रोथ पे फोकस किया गया है, जो इनको आगे बढ़ने में मदद करता है। इंडिया के लिए क्या ऑप्शन है यहाँ? इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई कि हमें और ज़्यादा इंटीग्रेट करना है इस रीजन को। तो इंडिया ने फिर और ज़्यादा इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया। नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रोस्पेरिटी का ऑप्शन है। इंडिया 1992 में एक सेक्टोरल पार्टनर था, 1996 में डायलॉग पार्टनर बना, 2002 में समिट लेवल पार्टनर बना। और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनके साथ और इंडिया का जो एफटीए है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दिख रही है वो है पोटेंशियल ऑफ कोलैबोरेशन ऑन रिवर्स, लाइक मेकोंग प्रोजेक्ट की बात हो गई, ऑन टेक्नोलॉजी। और जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ आपने अभी तक पढ़े हैं, जैसे म्यांमार थाईलैंड के साथ इंडिया का ट्राइलेटरल हाईवे है, जैसे इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है सीएलएमवी कंट्रीज के साथ, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस के साथ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो सब इज पार्ट ऑफ दिस रीजन एंड दैट्स व्हाई यू कैन ऑलवेज फोकस ऑन दैट कि वो सब भी कोशिश इंडिया कर रहा है ग्रो करने की। जैसे ट्राइलेटरल हाईवे हमने पढ़ा था जब हम म्यांमार थाईलैंड पढ़ रहे थे। इसके अलावा कनेक्टिविटी, कॉरिडोर फॉर ट्रेड, पीपल टू पीपल रिलेशन, टूरिज्म, एजुकेशन कॉपरेशन, मेडिकल टूरिज्म, चाइना फैक्टर, ये सब बनाते हैं इन रीजन्स को करीब। ठीक है, ये हो गई आसियान की कहानी ब्रॉडली। एक बेसिक डेफिनेशन मैं अगला जब वियतनाम स्टार्ट करूँगा उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन और कर लूँगा, ताकि आपको एक फ्रेम मिल जाए कि की डायमेंशन क्या आपको उसमें याद रखना है। देन वील मूव टू थोड़ा बहुत इंडोनेशिया और वियतनाम की बात पढ़ने के बाद हम लोग फिर अगले रीजन में चलेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग ओनली।